हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर लेखपाल का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। क्या है भाई, तो टाइमिंग आपकी फिक्स है कि 3 बजे आपका मॉडल पेपर आपको मिल रहा है। चलिए बताइए, क्वेश्चन दिया है कि जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है उसे क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर ऑप्शन देना है आपको, सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए तो देखो यह, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो चलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा अर्धशासकीय, जिसका ऑप्शन आ रहा है भाई बिल्कुल राइट हो जाएगा। अर्धशासकीय पत्र कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र को लिखा गया पत्र क्या कहलाएगा। चलिए छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र को लिखा गया पत्र अर्थात प्रार्थना का पत्र जो आपका होता है छुट्टी के लिए, तो उसे क्या कहेंगे। तो भैया प्रार्थना पत्र तो होता है ना छुट्टी के लिए, जो प्रधानाचार्य के लिए माफ करिए लिखा है कि छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को लिखा गया जो पत्र है वो क्या होता है, प्रार्थना पत्र होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। देखो हमने बताया था संयुक्त स्वर की भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। जिस प्रकार से संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, उसी प्रकार से संयुक्त स्वर की भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। जिनमें से आपका ए आई ओ औ ये 4 होते हैं। अब इनमें से बताइए कौन सा हो जाएगा। चलिए ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। ई जो आपका है ये संयुक्त स्वर आपका नहीं है, ये तो आपका छोटा ही है अर्थात कह सकते हैं लघु स्वर है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर जिसका आया है बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से वर्ण का उच्चारण कंठ से है। चलिए बताइए कहाँ यहाँ पर कौन सा उच्चारण आपके कंठ से है। देखो का वर्ग तो होता ही होता है, का वर्ग तो कंठ से होता ही होता है। साथ में हमने आपको और बताया था कि जो आपका छोटा आ होता है और बड़ा आ होता है इसका भी स्थान क्या होता है, आपके कंठ से ही होता है ना। तो ऑप्शन क्या जाएगा, यहाँ पर आंसर जिसका आया डी नंबर बिल्कुल राइट आ रहा है। चलिए बहुत अच्छे, सभी का लगभग जवाब आया है, यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, नए धन अक की संधि का उदाहरण है। नए धन अक की संधि का उदाहरण है। चलिए अयादि, यण, वृद्धि और आपका दीर्घ। चलिए 5 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए नए धन अक अर्थात बनेगा क्या, इनको जब मिलाएंगे तो बनेगा नायक। क्या बनेगा भाई, नायक बनेगा। और हमने बताया था कि जब 3 अक्षर से वर्ण कोई बना होता है, जब वहाँ पर नॉर्मल सी मात्रा हो अर्थात कह सकते हैं छोटी बड़ी या कह सकते हैं छोटा बड़ा की मात्रा हो, तब आपकी हमेशा क्या बनती है, तो अयादि संधि होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, है ना। अयादि संधि मतलब क्या होता है कि ए आए औ से किसी अन्य स्वर का जब मेल हो जाता है तो या तो ए आए औ हो जाता है ना। तो इस प्रकार से अयादि बनती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है चौराहा किस समास का उदाहरण है। देख सकते हैं कि कोई भी क्लास आपकी होती है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके मिलते हैं, चौराहा में किस समास का उदाहरण है। चलिए 6 नंबर जवाब दीजिए, 4 राहों का समाहार, है ना, या 4 राहों का समूह। तो इसका मतलब क्या हो गया, संख्यावाची हो गया। और संख्यावाची मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, द्विगु समास ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, तो बिल्कुल जवाब सही हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि तुम कहाँ रहते हो रेखांकित पद में अव्यय प्रयोग किया गया है। चलिए कह रहा है तुम कहाँ रहते हो रेखांकित पद में अव्यय प्रयोग किया गया है। इस आपको अव्यय पद को बताना है कि जो आपका कहाँ है ये आपका कैसा है 7 नंबर में। तो भैया आपसे पता है कि यहाँ पर कहाँ के साथ साथ आपका प्रश्नवाचक लगा दिया गया है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए डी नंबर, जो कि लगभग सभी का जवाब यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। मतलब प्रश्न पूछने का भाव भी है और साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है, तो खास जाहिर हो रहा है कि प्रश्नवाचक आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गुलाबी आंखें जो मैंने देखी, है ना, गुलाबी आंखें जो मैंने देखी। तो यहाँ पर कह रहा रेखांकित पद विशेषण के किस भेद का उदाहरण है। तो बताइए गुलाबी, गुलाबी ये जो आपका है कैसा होगा, परिमाणवाचक होगा। तो क्या नाप तौल सकते हैं क्या, जातिवाचक, गुणवाचक के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई जाति भी नहीं होता है कोई, गुलाबी कोई जाति होती है, होता है क्या कोई जाति, भाई जात तो होता नहीं है, गुण होता है। जो आप कह सकते हैं कि कोई कलर की बात कर रहा है, अर्थात ये ऑप्शन जिसका आ रहा है सी नंबर बिल्कुल सही जवाब बनेगा, ये गुणवाचक विशेषण है ना, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से रजनी किसका पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। रजनी किसका पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। रजनी मतलब क्या होता है, रात्रि होती है, रात्रि को हम यामिनी कहते हैं, यामा भी कहते हैं और रात भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया सुंदर, है ना, सुंदर भाई, तो सुंदर हम लोग नहीं कहते हैं ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अर्पण का विलोम शब्द क्या है। चलिए अर्पण का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए अर्पण मतलब होता है सौंपना या कह सकते हैं भेंट करना। अर्पण का जो अर्थ होता है वो होता है सौंपना या कह सकते हैं भेंट करना। अब इसका पूछा गया है विलोम, और विलोम क्या होता है, तो जब किसी को भेंट किया गया है ना, तो इसका ग्रहण भी कर लीजिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ग्रहण हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है तरंग तुरंग शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। चलिए तरंग तुरंग शब्द युग्म का सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा 11 नंबर में।
चलिए, तरंग का अर्थ क्या होता है? लहर होता है ना। तरंग का अर्थ क्या होता है? लहर होता है। और इसके बाद तुरंग दिया है। अब इसका भी आंसर आप लोग तुरंत जान गए होंगे। आपका जवाब यहाँ पर 11 नंबर में बनेगा ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर, लहर और आपका घोड़ा। क्या हो जाएगा? लहर घोड़ा, ऑप्शन बनेगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मैं सोमवार के दिन आपके गाँव आऊँगा, वाक्य का शुद्ध रूप इनमें से बताइए क्या हो जाएगा? मैं सोमवार के दिन आपके गाँव आऊँगा, वाक्य का शुद्ध रूप इनमें से बताइए क्या हो जाएगा 12 नंबर में। तो देखिए भाई, 12 की अगर हम बात करते हैं, अगर हम 12 की बात करते हैं तो कह रहा है कि मैं सोमवार को आपके गांव आऊँगा, ऐसे होना चाहिए। मैं सोमवार के दिन दिया गया है, और के दिन जो दिया है, दिन लगाना जरूरी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सोमवार आपका दिया है, तो दिन लगाना है क्या? नहीं लगाएंगे। तो हो जाएगा मैं सोमवार को आपके गांव आऊँगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर जिसने भी दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगला बताइए, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का उदाहरण कौन सा है? अशुद्ध शब्द कह रहे अंतर्धान, है ना, सही दिया गया है। मूर्त भी सही है, अतीत भी सही है। यहाँ पर ऊर्जा क्या, देखिए थोड़ा सा, ऊर्जा क्या सही दिया है क्या? ऊर्जा तो नहीं सही लग रहा है ना, क्योंकि ऊर्जा में जो मात्रा होती है वो में वो बड़ा वो क्यों होती है, मतलब कि यहाँ पर जो आंसर गलत है वो आपका सी नंबर गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा, चांदी का जूता मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? चलिए, चांदी का जूता मारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो भाई, चांदी का जूता है तो यहाँ पर क्या हो सकता है? राम को अपना बिल पास करने के लिए अधिकारी को चांदी का जूता मारना पड़ा। मारना मतलब ये हुआ कि थोड़ा रिश्वत, मतलब घूस देना है, मतलब रिश्वत देना। ऑप्शन सी नंबर आपका हो जाएगा, है ना। ऐसे किसी की जूता मार दो अधिकारी की, तो तुम्हारा काम तो का है, तुम्हारा काम बिगाड़े दिए, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। बहुत बार आपको पढ़ाया है ना, कि करेला तो कड़वा होता भी है, ऊपर से अगर नीम भी, है ना, तो यहाँ पर और ज़्यादा कड़वा हो जाएगा। मतलब क्या हो सकता है कि अपराध करके रौब जमाना तो होगा नहीं है, यहाँ पर किसी से कोई लेना नहीं होना, रिश्वत लेने से, देखिए ऑप्शन सी वाला, एकाधिक दोष होना, मतलब एक से अधिक, एकाधिक मतलब एक से अधिक दोष होना। पहले तो दोष था ही और उसके बाद और दोष हो गया, तो एकाधिक दोष ऑप्शन आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहे हैं बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? देखिए हमने बताया था कि कुछ ऐसी आपकी रचनाएं होती हैं जो कि आपकी जीके में भी पूछी जाती हैं, वो आपकी हर जगह होती है, तो ये कॉमन है आपका कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। चलिए, तो ये भाई आपके साहित्य से नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है, कुछ आपके ऐसे भी पॉइंट होते हैं जो कहीं भी पूछ सकते हैं, है ना। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा बिहारी किस राजा के, तो जयसिंह के दरबार में रहते थे, है ना। इनकी प्रमुख रचना बिहारी सत सही है, तो ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन कौनते नहीं है, मतलब किसे कौनते नहीं कहा गया है? चलिए 17 नंबर में, तो देखिए यहाँ पर युधिष्ठिर है, भीम है, कर्ण है, और आपके यहाँ पर दिए गए हैं नकुल दिए गए हैं। 17 का ऑप्शन दीजिएगा। 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौनते का अर्थ होता है, कौनते का अर्थ होता है कुंती का पुत्र। क्या होता है? कुंती का पुत्र होता है। अब यहाँ पर देखो जो कह सकते हैं कि आपके कौन आंसर हो सकता है? कुंती का पुत्र महाभारत के अनुसार नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। याद रखें, यहाँ पर जो ऑप्शन बी वाला है, ऑप्शन जो बी वाला है वो आपका बी हो जाएगा, इसका नकुल। देखिए नकुल और जो सहदेव थे, है ना, नकुल और जो सहदेव थे, देखिए नोट कर लीजिएगा कि अगर पहली बार पढ़ रहे हैं, नकुल और सहदेव, सहदेव इसको हम साथ बगल में लिख दे रहे हैं, नकुल और आपके इनमें से कौन? सहदेव, सहदेव। तो ये जो आपके पुत्र थे, ये किसके पुत्र थे? ये थे माद्री के पुत्र। किसके भाई? माद्री के पुत्र थे, माद्री के पुत्र, माद्री के पुत्र। ठीक है, माद्री के पुत्र थे। इस कारण से आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। वहीं पर देख सकते हैं कि कर्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, ये कुंती के संतान थे। किसके? कुंती के जो संतान थे वो कर्ण थे, युधिष्ठिर थे, भीम थे और आपके अर्जुन थे। लेकिन यहाँ पर जो सहदेव का नाम आपने सुना है, नकुल जो आपके साथ में थे, ये इनके नहीं थे, याद रखिए, नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्लियर है? जी हाँ, ये दूसरी रानी के पुत्र थे, माद्री, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे दिया गया है ड्राइविंग मैन कैच ए स्ट्रॉ। इसका जो अर्थ होता है क्या होता है? चलिए 18 नंबर में, तो आज का आपका जो आंसर हो जाएगा 18 नंबर में, ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डूबने वाले को तिनके का सहारा, है ना, तो डूबते को तिनके सहारा, या ऑप्शन ए हो सकता है या सी हो सकता है? बताइए भाई, ऑप्शन ए हो सकता है या सी हो सकता है? जवाब कौन सा हो जाएगा? चलिए जवाब यहाँ पर कुछ लोग ए दे रहे हैं, लेकिन आपका जवाब हो जाएगा, देखो आपने अगर पढ़ा है मुहावरा, तो भाई क्या है? डूबने वाले को, लेकिन डूबने वाले नहीं बोलते हैं, सीधा सीधा यहाँ पर देखिए, डूबते को तिनके का सहारा, इसका ऑप्शन जो बनेगा ये सी नंबर आपका इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, डूबते को तिनके का सहारा। अगला क्वेश्चन बताइए कि कौन सा शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का नहीं है? अधिकरण तत्पुरुष समास का नहीं है। चलिए 19 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए अधिकरण क्या होता है? मैं पर होता है, अधिकरण में मैं पर होता है। अब यहाँ पर पुरुषोत्तम दिया है, देशाटन है, धर्म कुल श्रेष्ठ है। यहाँ पर
कर दिया धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, मतलब ये क्या हो रहा है, धर्म से अलग हो रहा है, अलग हो रहा है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका है डी नंबर हो जाएगा धर्म भ्रष्ट, इसमें अधिकरण नहीं है, इसमें तो आपका अपादान हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, अपादान हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा कि शुद्ध वाक्य आपको छांटना है 20 नंबर में। कह रहा है तुम इसका दाम देने जाओ, तुम इसका दाम देने जाओ, उसका संतान, भाई उसकी संतान है ना, ये होना चाहिए। मुझे आपका काम बहुत पसंद है, बेफजूल की बात मत करो, तो बेफजूल बात मत करो। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन सी वाला है, मुझे आपका बहुत काम पसंद, मुझे आपका काम बहुत पसंद, देखिए ये शुद्ध दिया है। ऑप्शन 20 में जो ऑप्शन सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था, पंजाब में हिंदी का प्रचार जो किया वो किसने किया था, यहाँ पर जवाब देना है। तो भैया ये है आपकी श्रद्धा राम फुल्लौरी, हमने कई बार आपको पढ़ाया है। अगला है कि सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं, जब सफलता न मिले तो आप दुखी होंगे, तो बताइए क्या होता है 22 नंबर में। और जो मेहनत करता है वास्तविकता वो कभी सफल मतलब असफल नहीं होता है, हमेशा उसको सही राह मिल जाती है, जरूरी नहीं कि जॉब ही उसे मिले। जनता इतनी होती है, फार्म 5,000 आते हैं लेकिन सभी तो सफल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी बन जाते हैं जो जरूरी नहीं सफल से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा सफल हो जाते हैं। तो चलिए अब सही सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं 22 नंबर में, क्षोभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षोभ होता है, क्षोभ, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, धूसर का पर्यायवाची शब्द आपका होगा, धूसर का पर्यायवाची इनमें से राइट क्या हो जाएगा, धूसर का पर्यायवाची पूछा गया है। चलिए 23 का ऑप्शन दीजिएगा, 23 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 23 का जवाब देखिए, काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं 23 नंबर में, और यहाँ पर 23 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर बेसर होता है, क्या होता है भाई, बेसर होता है। ये 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, याद रखिए लेटेस्ट क्वेश्चन में आपका है, जो आपका कह सकते हैं ये क्वेश्चन है कि जो दूसर का पर्यायवाची वो आपका बेसर है। अब यहाँ पर देखो खनक पूछा गया था 2021 में, खनक किसका होता है, तो ये चोर का होता है। किसका होता है भाई, चोरवा का होता है, अर्थात चोर का होता है। ठीक है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला है खाने की इच्छा, भाई जो खाने की इच्छा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। चलिए ये वाला तो होगा नहीं, भू वाला इसमें से है ना, बुभुक्षा दिया है और विभूषा दिया गया है, इसका आप लोग जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 24 वाले में ऑप्शन जो आपको कमेंट करना है आपको करना है, ठीक है। इसका जवाब सभी लोग देंगे, वो भी ऑफलाइन देंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और आपका महाप्राण ध्वनि। अब 25 वाले में बताइए क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पर आपका कंठ ध्वनि है, कंठ ध्वनि के हिसाब से देखा जाए तो सभी ऑप्शन दिए गए, मतलब सभी आपकी क वर्ग से हैं। अघोष में होता है क्या, जो आपके का और क्या होते हैं, ख होते हैं, अघोष होते हैं। ये गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपका का तो या तो का ये हो सकता है, ये तो ये हो सकता है, लेकिन महाप्राण ध्वनि के अनुसार कौन सा जाएगा, आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर खा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है। आप बताइए कि भाई आपका जवाब क्या हो जाएगा। आप लोग पहले सबसे पहले यही बताइएगा कि हिंदी में जो 25 क्वेश्चन हुए हैं तो 25 क्वेश्चन में आप लोगों का स्कोर कितना रहा है। अब जीके में बताइएगा कि जीके में स्कोर कितना रहा है, अलग अलग हम आपसे पूछेंगे कि क्या स्कोर आपका रहा है। चलिए यहाँ पर बताइए कि आपका जवाब क्वेश्चन नंबर 1 है 51 है कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है। तो देखो हमने बताया था कि ये होते हैं कैसी, आर्गन गैस, मतलब ऑप्शन जो आपका है कि आर्गन गैस, नियान गैस, क्रिप्टॉन गैस, ये गैसी होती हैं जो अक्रिय गैसें होती हैं। अक्रिय मतलब होता है जो क्रिया नहीं करती, अक्रिय है ना, मतलब कि जो क्रिया ना करें उन्हें बोलते हैं। अगर ये क्रिया कर लेंगी तो भैया तो फिर क्या होगा, बल्ब फूट जाएगा तुरंत, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ये सभी क्या है, ट्यूबलाइट में गैस भरी होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक या अध्यक्ष आपके कौन थे। चलिए अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष इनमें से कौन थे। 52 का ऑप्शन देना है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, याद रखिएगा, एक पॉइंट याद रखिए कि 11 अप्रैल 1936 को, क्या 11 अप्रैल 1936 को सरस्वती के साथ कांग्रेस अपने पहले अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। इनमें से जो ऑप्शन है 52 नंबर का सी हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती। कौन है भाई, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष हैं सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो दर्ज किया गया है, ये कहाँ का किया गया है। देखो सबसे कम दिया गया है, आप लोग जल्दीबाजी में यहाँ पर बिहार मत लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है सबसे कम, तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। याद रखिएगा सबसे कम जो आपका जनघनत्व है वो आपके अरुणाचल प्रदेश का। याद रखिएगा केवल 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर निवास करते हैं। देखो ये निकाला जाता है यूरेज में, है ना, क्या निकाला जाता है उस क्षेत्र का। मान लीजिए इतना बड़ा एरिया है, मान लो इतने में नहीं रहते हैं तो क्या इसको करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर इसमें रह रहे हैं तो इस पूरे एरिया का यूरेज निकाला जाता है। तो इस एरिया के यूरेज के हिसाब से, जिसका इतना क्षेत्रफल है, तो उसके हिसाब से पर किलोमीटर 17 लोग ही निवास करते हैं। ठीक है ना, पूरे एवरेज लिया जाता है पूरा। ऐसा नहीं कि मान लो अगर एक घर में है तो कह दो 1 किलोमीटर में थोड़ो रह रहे हैं, 1 किलोमीटर दूर थोड़ो होंगे। ये एवरेज
टूरिज्म होता है कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कितना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, उत्तर प्रदेश में विख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ पर है? ये बताइए, भारत माता का मंदिर। तो भाई 54 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोगों ने यूट्यूब में देखा होगा, शॉर्ट जो वीडियो होते हैं उसमें एक दिखाया गया होगा, लिखा होगा कि एकमात्र भारत में जहां पर भारत देश की पूजा होती है, जिसे भारत का मंदिर कहते हैं ना, भारत माता का मंदिर। ये है ऑप्शन सी हो जाएगा, वाराणसी में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी नंबर, ये वाराणसी में, याद रखिएगा। और अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की मंशा को लेकर वाराणसी में एक बैठक भी हुई थी। मतलब अंग्रेजों ने कहा था फूट डालो और राज करो, तो वाराणसी में एक बैठक हुई थी जिसमें शिव प्रसाद गुप्ता ने एक ऐसे मंदिर का परामर्श दिया जिसमें अखंड भारत का नक्शा बना, और इसका उद्घाटन किया था गांधी जी ने। कब? तो 1936 में। मतलब इस का जो उद्घाटन हुआ था वो 1936 में हुआ था। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपका रहा, अर्थात ये कहानी रही है इस मंदिर के बनाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, मध्य प्रदेश में प्रीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है? भाई प्रीतमपुर एक क्या है भाई? ये एक ऑटोमोबाइल का है ना, ये जो आपका है ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा कि आपका मध्य प्रदेश में प्रीतमपुर को ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर बांध दिया गया है, यहाँ पर नदी दिया गया है। अब आप बताइए सुमेलित है कौन, कौन सा नहीं है? चलिए जल्दी जल्दी बताइए। देखो भाई, आपने पढ़ा गंडक बांध आपके गंडक नदी में है, आपने पढ़ा उकाई बांध आपके तापी में है। देखो इकाई दिया है वैसे उकाई होता है। ठीक है ना, काकरा पारा बांध दिया गया है आपके साबरमती में। तो भाई ये बताइए, काकरा जो पारा बांध है ये साबरमती पर है? ये साबरमती पर है? काकरा पार बांध परियोजना साबरमती पर स्थित ये आपका दिया गया है। और सरदार सरोवर बांध दिया गया है, ये आपका दिया गया है आपके नर्मदा नदी पर। कौन सा हो जाएगा जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन सी, तो ये आपकी किस नदी में है? तापी नदी पर है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो काकरा पार वाला ऑप्शन ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया था, है ना, ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। वहीं पर ऑप्शन जो डी वाला है वो आपका सही है। तो एक ये सही, एक ये सही, एक आपका ये सही, लेकिन ऑप्शन सी वाला यहाँ पर गलत हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम आपका कौन था? ये बताइएगा, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन सा? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन ये हमेशा पूछा गया है ये आपके एग्जामों में कि आपके जो इन्होंने प्रथम मुस्लिम कौन थे जिसने यहाँ पर कह सकते हैं अध्ययन किया था, वो भी हिंदुओं का। चलिए यहाँ पर 57 नंबर में जवाब दीजिए। तो ऑप्शन है आपके दारा सिको। याद रखिए, औरंगजेब के बड़े ये जो आपके भाई थे, है ना, या औरंगजेब के आपके बड़े भाई थे, अर्थात ये कह सकते हैं कि शाहजहां के 4 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र जो था वो दारा सिको था। ठीक है, जो कि सर्वाधिक सुशिक्षित और आपका लेखक भी था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ? यहाँ पर बताइए। तो भाई 32 का समय है, यहाँ पर आपका तीसरा हुआ था। याद रखिएगा कि इसमें से जो आपका सम्मेलन हुआ था वो आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे आप बताइए? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो आपके थे वो आपके कौन थे? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ साथ एक और थे, उनका नाम आपको कमेंट करना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ साथ एक जो और थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, उसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? चलिए, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति आपकी कौन सी है? बुक्सा, जौनसारी, खरवार या आपकी थारू? देखिए हमने बताया था कि जल्दी कभी ऑप्शन आपको मिलेंगे नहीं गोंड वाली, है ना, जो गोंड आपकी जनजाति है उसका कभी ऑप्शन जल्दी मिलेगा नहीं उत्तर प्रदेश में। तो सिंपल सी बात है कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? थारू जनजाति हो जाएगा। डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? 60 नंबर का जवाब दीजिएगा। भाई आक्रमण कब किया था? 326 ईस्वी पूर्व में किया था ना, और उस समय आपके नंद वंश का शासक था। किसका भाई? तो आपके नंद वंश का शासन था। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा भाई? ऑप्शन ए नंबर जिसका आया है उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए, अब आपको यहाँ पर राजधानी तो रटना ही पड़ेगा। याद रखिएगा कि राजधानी स्टैटिक जीके में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो दिया है जॉर्जिया की राजधानी। क्या दिया है भाई? यहाँ पर जॉर्जिया की राजधानी दिया गया है कि आपका टैब्लिस है। दक्षिण कोरिया का दिया है सियोल दिया गया है। नाइजीरिया का दिया है लागोस दिया है। बहरीन का दिया है मनीला। ये बताइए, बहरीन की राजधानी मनीला है क्या? मनामा है। बहरीन की राजधानी जो आपकी है वो है आपकी कौन सी? मनामा। मनामा है, मनामा नोट करिएगा। बहरीन की राजधानी जो आपकी है वो आपकी मनामा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में कहाँ पर स्थित हैं? एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में जो स्थित हैं वो आपकी कहाँ पर स्थित हैं? चलिए 62 को ऑप्शन लॉक करना है। तो देखिए, आपके एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र से लगभग जब 30 किलोमीटर पहुंचेंगे दूर, वहां पर एक पड़ता है औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद जो कि ऑप्शन का आ रहा है, लगभग सभी का आ रहा है औरंगाबाद में है। ठीक है, किसने बनवाया था ये बताइएगा, जल्दी से बताइए कि औरंगाबाद को जो बनवाया
अर्थात जो औरंगाबाद में जो एलोरा की गुफाएं हैं बनवाया किसने था, अर्थात कौन से शासकों ने बनवाया था। चलिए भाई जवाब दीजिए जल्दी से, किसने बनवाया था। चलिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। औरंगाबाद तो ये तो सही है, बनवाया किसने था ये जो बताइए। चलिए राष्ट्रकूट बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, बनवाया था राष्ट्रकूटों ने। किसने, राष्ट्रकूटों ने बनवाया था, याद रखिएगा, ठीक है। और एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर भी है, तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है पीसी कल्चर किससे संबंधित है। चलिए बताइएगा पीसी कल्चर का जो संबंध है वो आपका किससे है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आंसर आ रहा है ए नंबर। भाई मत्स्य पालन बिल्कुल सही है, मत्स्य पालन हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा केचुआ पालन क्या होता है, केचुआ पालन क्या क्या बोलते हैं। केचुआ पालन को क्या बोलते हैं, वर्मी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्मी कल्चर बोलते हैं, वर्मी कल्चर, ठीक है। अच्छा रेशम पालन को क्या बोलते हैं, रेशम पालन को बोलते हैं सेरी कल्चर। क्या बोलते हैं, सेरी कल्चर बोले हैं, सेरी कल्चर। मधुमक्खी को क्या बोलते हैं, एपी कल्चर, मधुमक्खी बोलते हैं एपी कल्चर, बोलते हैं एपी कल्चर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब आप बताइए यहाँ पर सुमेलित है कौन सा नहीं है, बताइए जल्दी से। भाई देखो प्लासी का युद्ध हुआ था, सिराजुद्दौला, है ना, बिल्कुल सही दिया है। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली, ये भी सही दिया है। चौसा का युद्ध आपका हुमायूं दिया गया है, ये भी सही दिया है। अब घाघरा का युद्ध दिया है, अकबर दिया गया है। भाई घाघरा का युद्ध अकबर से नहीं, ये बाबर से संबंधित है ना, ये संबंधित है आपके बाबर से संबंधित है, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर आपका गलत दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला बताइएगा कि संविधान का 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। देखिए अगले वाले क्वेश्चन का लगभग सभी का जवाब आया है। देखिए भाई संविधान का 44वां संविधान संशोधन जो संबंधित है, ये संबंधित है आपके ऑप्शन बी संपत्ति अधिकार से संबंधित है, ठीक है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। अच्छा ये बता डालिए सभी लोग, ये बताइए कि जो संपत्ति का अधिकार था, जब मौलिक अधिकार था, ये कौन कौन से आर्टिकल में इसको रखा गया था। चलिए ये जवाब दीजिए कि कौन कौन से आर्टिकल में इसको रखा गया था। चलिए जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिए, ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स तो करते रहिए, अपना कमेंट भी करते रहिए, जैसे टाइम मिले वैसे लाइक शेयर भी कर दिया करें। चलिए देखिए यहाँ पर 31 दे रहे हैं, और भी जवाब दीजिए कि इसको किसकी इसमें रखा गया था। मतलब 44वां संविधान संशोधन के पहले जो संपत्ति का अधिकार था, ये एक मौलिक अधिकार था, लेकिन ये कौन कौन से आर्टिकल में इसको बताया गया है, किस किस आर्टिकल में था। दो आर्टिकल में थे, एक आर्टिकल था कौन सा, आर्टिकल नंबर आपका 31 था, और एक आर्टिकल नंबर आपका जो 19 का फर्स्ट है उसमें आपका था। तो याद रखिए दो जगह था, अर्थात स्वतंत्रता का अधिकार में भी था, और आर्टिकल नंबर आपके 31 दो जगह इसका उल्लेख किया गया था, ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार में और आपके आर्टिकल नंबर 31 में इसका था। लेकिन अब क्या है, अब इसको हटा दिया गया है, 21 में नहीं था भाई, 19 में है, ठीक है, 19 में था, 21 में नहीं। तो यहाँ पर इस प्रकार से याद रखिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य इनमें से कौन हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन, और गन्ना उत्पादन कौन करता है भाई, जल्दी से जवाब दीजिएगा। यहाँ तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और बताइएगा कि प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा जो गन्ना होता है वो आपके कहाँ पर होता है, तो याद रखिए तमिलनाडु में। क्या, प्रतिशत के हिसाब से जो आपका होता है गन्ना, वो आपके तमिलनाडु में बहुत ज्यादा होता है प्रतिशत के हिसाब में, वहां पर क्षेत्रफल कम है लेकिन गन्ना पैदावार ज्यादा होती है, याद रखिएगा। अगला बताइएगा कि हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा किस भाषा में लिखा गया। यहाँ पर हिंद स्वराज जो पुस्तक है ना, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी, और लगभग 30,000 शब्दों की एक लघु पुस्तक है। तो याद रखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, ये बी नंबर आपका गुजराती भाषा में लिखा गया है। लगभग 30,000 शब्दों की ये एक पुस्तक आपकी है, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर देखा जाए तो हिंद स्वराज का हिंदी, संस्कृत और कई भाषाओं में भी इसका अनुवाद किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन होगा आपका डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है दिल्ली के कुछ सुल्तान ने जजिया कर हटाया था, तो बताइएगा जजिया कर जो हटाया था वो किसने हटाया था। यहाँ पर 69 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा बी, अकबर ने हटाया था, ठीक है, अकबर ने हटाया था जजिया कर आपके कब, 1564 में समाप्त कर दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, 16 कैसे लिखेंगे भैया, 1679, ठीक है, 1679 में क्या हुआ कि जजिया कर को पुनः लगा दिया, किसने, औरंगजेब ने पुनः लगा दिया था जजिया कर को, 1679 में लगा दिया था, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है हिमांशु शर्मा किस खेल से संबंधित है। हिमांशु शर्मा किस खेल से संबंधित है, यहाँ पर आपका 70 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो भैया याद रखिएगा ये मुक्केबाजी से है। क्या भाई, ये मुक्केबाजी संबंधित है, जैसे यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, मुक्केबाजी, हिमांशु शर्मा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया। अच्छा कुश्ती से कोई एक आध नाम बता दो, कुश्ती से। देखो कुश्ती वाले में आपने सुना होगा साक्षी मलिक, है ना, बजरंग पुनिया,
विनोद कुमार, है ना, और क्या सुने आपने, राजेंद्र कुमार, हरप्रीत नाम सुना होगा, ये आपकी कुश्ती से होते हैं। और निशानेबाज से एक आपके यूपी के भी थे, भानु, है ना, मनु भाकर। देखिए निशानेबाज में आपके मनु भाकर, है ना, और जीतू राय, ओम प्रकाश, ये बहुत ही आपके प्रसिद्ध है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर 70 का ऑप्शन हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा, मुक्केबाजी से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति पूछा गया है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, विश्वनाथ आनंद थे। याद रखिए विश्वनाथ आनंद। और याद रखिएगा इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में हुई थी, इसकी शुरुआत 91-92 में आपकी की गई थी। ठीक है, याद रहेगा। ये शतरंज ग्रैंड मास्टर रहे हैं ना, ये शतरंज ग्रैंड मास्टर रहे हैं विश्वनाथ आनंद को, सब लोग जानते होंगे, इनको दिया गया था दो, और ठीक है ना। चलिए, और 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो दिया गया वो दिया गया है रोहित शर्मा को, विनेश फोगाट को, मनिका बत्रा को और आपके थंगावेलु को दिया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दीजिए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है। यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वो आपका कौन सा है। चलिए आपका जवाब 72 नंबर में क्या होगा, यूनिसेफ का मुख्यालय है आपके, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, न्यूयॉर्क में हो जाएगा। न्यूयॉर्क क्या हो जाएगा भाई, न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और ये जो आपका इसका विस्तार है वो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, और यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी आपके 1900 कब, तो आपके 1946 में, 11 दिसंबर 1946 को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना कब हुई थी। देखो यहाँ पर स्थापना दिया गया है, अब आप जवाब दीजिए कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 73 नंबर में। चलिए, स्थापना जो हुई थी वो आपकी कब हुई थी, जल्दी से बताइए भाई। 35, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, 1935 में की गई स्थापना। कब, 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अच्छा कहाँ पर की गई थी ये बताइए। अच्छा देखते हैं कितने लोगों को पता होगा कि रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में कहाँ पर की गई थी, ये बताने वाला है कोई स्टूडेंट कि कहाँ पर की गई थी, ये कोई बताएगा। चलिए, कुछ लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं मुंबई में हुई थी, बहुत अच्छे। कोलकाता में कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, भैया आप मुंबई, महाराष्ट्र सब कुछ देने लगे। देखिए स्थापना हुई थी कब, कहाँ कहाँ पर, कोलकाता में हुई थी। इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी कब, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी। अर्थात ये कह सकते हैं कि इसका जो केंद्रीय कार्यालय था वो कोलकाता में था। कहाँ पर था, कोलकाता में था। लेकिन आपके 1937 में, कब, 1937 में इसकी जो स्थायी रूप से जो स्थानांतरित किया गया वो मुंबई किया गया था। तो इसका मतलब ये है कि प्रारंभ में इसका जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में था, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से ये आपका मुंबई हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया है। अब आपका हेड ऑफिस आपका मुंबई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं, चलिए जवाब देना है, आपका आंसर क्या होगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, चीर फाड़, अर्थात 4 फरवरी। भाई कैंसर किसी को हो जाता है तो चार टुकड़े कर डालते हैं, चीर फाड़ डालते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, चीर फाड़, अर्थात 4 फरवरी। ऑप्शन ने आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 20 मार्च को क्या मनाते हैं, जल्दी से बताइए। 20 मार्च को क्या मनाते हैं, 20 मार्च को मनाते हैं गौरैया दिवस। क्या मनाते हैं भाई, गौरैया, जानते हैं ना चिड़िया को, गौरैया चिड़िया को जानते हैं सभी लोग, तो गौरैया दिवस मनाते हैं 20 मार्च को। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपके 25 मई को क्या मनाते हैं, 25 मई को मनाते हैं क्या, आपका मलेरिया दिवस। क्या मनाते हैं भाई, मलेरिया दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा कि विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं 25 मई को। ठीक है, अच्छा 1 दिसंबर तो सभी को पता होगा कि 1 दिसंबर को मनाते हैं एड्स दिवस। क्या मनाते हैं भाई, एड्स दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, आपका जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए, ये है आपका फिरोजाबाद। क्या भाई, फिरोजाबाद, जो कि कांच की चूड़ियों के लिए आपका जाना जाता है, और फिरोजाबाद विश्व में खनकती चूड़ियों के शहर के नाम से जानता है। अगर क्वेश्चन ये पूछे खनकती हुई चूड़ियों के नाम से, क्या पूछेगा, खनकती चूड़ियों के शहर के नाम से किसे जानते हैं, खनकती चूड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है, वो भी फिरोजाबाद को जाना जाता है, याद रखिएगा। और भी सजावटी सामान के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया, अगर पहली बार पढ़े तो इसको नोट कर लीजिएगा। खनकती चूड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है आपके किसे, आपके फिरोजाबाद को। अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति का संबंध किससे है। भाई बताइए जल्दी से, पीली क्रांति का जो संबंध है वो आपका किससे है।
पीली क्रांति का है तिलहन उत्पादन, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, तिलहन उत्पादन से आपका है। इस क्रांति को सफल बनाने के लिए याद रखिए 1986 में, कब 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी नामक मिशन चलाया गया था, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन चलाया गया था 1986 में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पपीता में खाया जाने वाला भाग जो आपका है वो कौन सा है। पपीता में खाया जाने वाला भाग क्या होता है भाई, पपीते का ऊपर वाला कवर निकाल लेते हैं, बीच में जो आपकी बीजें होती हैं उनको भी निकाल देते हैं, तो बीच में जो बनता है तो क्या मध्य एवं अंता फल भित्ति, क्या बनेगा, ऑप्शन बनेगा डी, मध्य एवं अंता फल भित्ति बनेगा ना भाई। बाहर का निकाल के फेंक देते हो, अंदर के बीज निकाल देते हो, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर सी हो जाएगा। शुष्क खेती वहां की जाती है जहां, ये बताइएगा कि शुष्क खेती कहां पर की जाती है, शुष्क खेती कहां पर की जाती है, जहां पर वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर, क्या होती है 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उससे हम लोग कम भी कह सकते हैं, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पर शुष्क खेती होती है। जैसे हमने बताया था कि 50 सेंटीमीटर से देखिए लद्दाख में भी कम होती है, राजस्थान में भी होती है, कुछ एरिया आपका ऐसा होता है जो एमपी और आपका महाराष्ट्र का है जहां पर शुष्क एरिया आपका रह जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि फार्म पर फसल उगाने के साथ पशुपालन करना क्या कहलाता है, अर्थात फार्म पर अगर फसल उगा रहे हैं साथ में पशुपालन भी कर रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, इस खेती को क्या बोलते हैं, मिक्स क्रॉपिंग, मिक्स फार्मिंग, सिंगल क्रॉपिंग या पशुपालन, क्या कहेंगे, इसका आंसर जवाब दीजिए। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। देखिए फार्म पर फसल उगाने के साथ साथ क्या होता है पशुपालन भी करते हैं, मिक्स फार्मिंग कहते हैं, मिक्स फार्मिंग, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर जिसका आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। मिक्स फार्मिंग मतलब जब एक बार एक से अधिक फसल एक जगह पर उगाया जाता है तो उसे मिक्स यहाँ पर क्रॉपिंग कहते हैं। क्या, अगर क्रॉपिंग की अगर नाम करें, इससे अगर क्रॉपिंग की बात करें कि मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है, मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है, तो मिक्स क्रॉपिंग होती है कि जब एक बार में एक से अधिक फसल एक जगह उगाया जाए तो उसे मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं, याद रहेगा ना। लेकिन अगर फसल के साथ साथ पशुपालन की बात करें तो इसे मिक्स फार्मिंग कहते हैं, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर हल्का है। अगला क्वेश्चन बताइए, महलवाड़ी व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुआ था, महलवाड़ी व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुआ था। कह रहे पंचायतों की अवधि कितनी होती है, पंचायतों की अवधि जो होती है वह की होती है 5 वर्ष, वो भी कैसा, प्रथम अधिवेशन से जोड़ा जाता है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और मान लो अगर किसी भी कारण से पंचायत बीच में भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर उसके चुनाव करा लिए जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायत में आरक्षण संबंधी प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। तो देखिए भाई आपके अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायत में आरक्षण संबंधी प्रावधान जो थे वो समाप्त कर दिया गया, ये कौन से, तो आपका जो 83 नंबर का संशोधन था, कौन सा भैया 83वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए 82 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। चलिए जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए तो देखो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान पूछा गया है, 83 नंबर में, ऑप्शन आ रहा है आपका सी, ये करनाल जो कि हरियाणा में है, करनाल हरियाणा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कब आपका यहाँ पर बनाया गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब बनाया गया, 84 नंबर में। तो देखिए भाई 84 की अगर हम बात करते हैं, 84 की अगर हम बात करें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 84 की अगर हम बात करते हैं तो भैया आपके 1792 में क्या हो जाएगा आपका, तो याद रखिए 1792 में एक कैप्टन थे अलेक्जेंडर रीड, क्या अलेक्जेंडर रीड के द्वारा यहां पर कह सकते हैं कि बनाया गया था, इसको ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किसने किया था ये बताइए, रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किसने किया था, अगर ये पूछे रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किसने किया था तो लागू जो किया था वो दूसरे ने किया था, थॉमस मुनरो ने किया था। किसने, तो आपके थॉमस मुनरो ने किया था, थॉमस मुनरो ने किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है गेहूं की रोटी निम्नलिखित में से किसके कारण फूल जाती है, गेहूं की रोटी किस कारण से फूलती है। चलिए यहां पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। देखो गेहूं की रोटी दो प्रकार से फूल सकती है, एक तो ऑप्शन क्या हो, एक तो तरीका होता है कि उसमें ईस्ट मिला दीजिए, है ना, एक तो ईस्ट के कारण होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा आटे में पानी के कारण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, एक तो ईस्ट के कारण है और दूसरा होता है आटे को पानी मिला दीजिए। बहुत लोग होते देखते हैं कि आटे को बहुत पहले से क्या कर देते हैं, खूंद देते हैं और इसके बाद उसको रख देते हैं, है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है जिला स्तर पर मनरेगा का परिचालन किस इकाई द्वारा किया जाता है, जिला स्तर पर मनरेगा का परिचालन जो होता है वो किस इकाई द्वारा करते हैं, 86 नंबर में। चलिए 86 की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिए आपका जिला ग्राम्य विकास प्राधिकरण अर्थात अधिकरण, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है आपका। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा कब दिया गया, मत्स्य पालन को कृषि का जो दर्जा दिया गया वो कब दिया गया था,
मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा जो दिया गया वो कब दिया गया? 87 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिए जून 2015 जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा कि जून 2015 में मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महिला डेयरी योजना किस विभाग द्वारा लागू किया गया? महिला डेयरी योजना किस विभाग के द्वारा लागू किया गया? तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी नंबर, दुग्ध विकास विभाग। क्या? दुग्ध विकास विभाग। मतलब कह सकते हैं प्रदेश में दुग्ध विकास विभाग की ओर से प्रदेश में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाले दूध उत्पादकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और हर वर्ष क्या होगा? गोकुल पुरस्कार दिया जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल कितना वन क्षेत्र पाया जाता है? तो भैया कितना आपका क्षेत्र मिलेगा यहाँ पर 2019 के अनुसार? तो ये है आपका कौन? 16,582 वर्ग किलोमीटर। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा ये बताइए कि सबसे ज्यादा वन जो है आपके उत्तर प्रदेश में कहां पर है? इसका जवाब कौन कौन देंगे कि जो सबसे ज्यादा वन है उत्तर प्रदेश में वो कहां पर है? ये बताइए बस, जल्दी बताइए। सोनभद्र, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, अर्थात सबसे ज्यादा जो वन है वो आपके सोनभद्र जनपद में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत वन आपका वातावरण पाया जाता है, अर्थात वन से घिरा हुआ जो क्षेत्र है वो कितना है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर 90 का हो जाएगा बी, 3.09 वन आवरण से यहाँ पर दिया गया क्या? वृक्षावरण। वृक्षावरण का मतलब हमने आपको समझाया था बहुत अच्छी तरीके से। देखिए क्या होता है, फिर से आज हम समझा दे रहे हैं कि मान लीजिए बोला जाता है वन आवरण और वृक्षावरण। तो वन क्या होते हैं? पास पास में होते हैं। जो कोई जंगल हो गया तो वन हो गया, लेकिन जैसे आपके घर में वृक्ष लगा हुआ है, रोड किनारे वृक्ष लगे हुए हैं, कहीं इधर वृक्ष लगे हैं, तो इनके क्षेत्र देखा जाता है इनका क्षेत्र क्या है, तो वही वृक्ष दिया गया कि ये जो इधर उधर लगे होते हैं उनका परसेंट आपका 0.3 हो जाएगा, है ना। अगर पूछ लेता है कि आपके वर्ग के अंदर तो उसका आपका अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में मध्य सघन वन कितना वर्ग किलोमीटर है? यहां पर आंसर आपका जवाब हो जाएगा बी, 40-80। क्या हो जाएगा? यहां पर आंसर हो जाएगा 40-80 वर्ग किलोमीटर आपका है, याद रखिएगा। ठीक है, कुल देखा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से 1.69% ये आपका मध्य सघन वन आपका होता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, कह रहे किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी दी गई वो आपकी कहां पर दी गई थी? गोरखपुर में दी गई थी, है ना। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ये आपके आरओ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। सोचिए इसे आप लोग कठिन मतलब सरल में समझिएगा। ये आरओ एग्जाम में पूछा गया था और कब दी गई थी? तो 19 दिसंबर 1927 को। ठीक है, याद रहेगा 19 दिसंबर 1927 को इनको फांसी दी गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, और यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पाया जाता है? तो चलिए 93 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो भैया अभी अभी हमने इस क्वेश्चन को पढ़ाया था, आपका सोनभद्र हो जाएगा। क्या? सोनभद्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? यहाँ पर 94 का आंसर दीजिएगा। 94 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है वो आपकी मुख्यतः किस मानसून से होती है? इसका आंसर लॉक करिएगा। चलिए बी नंबर होगा बंगाल की खाड़ी से, यहां पर आंसर हो जाएगा बी नंबर, बंगाल की खाड़ी से यहां पर आंसर बनेगा बी नंबर। देखो हमने आपको बताया कि सबसे ज्यादा वर्षा होती है गोरखपुर में और सबसे कम होती है मथुरा जिला में। जो आपके उत्तर पश्चिम तो होगा ही नहीं, दक्षिण पश्चिम आप लगाते तो एक बार मानना जा सकता था, लेकिन दक्षिण पश्चिम वाला मानसून क्या करता है वो तराई वाले एरिया से निकल जाता है। लेकिन पश्चिमी जो आपका उत्तर प्रदेश है, कौन सा? दक्षिण पश्चिम वाला जो उत्तर प्रदेश है वहां पर बारिश कम हो पाती है। कौन से? ये जो आपका आता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? यूपी जीके में हमने बताया था, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहां पर बताइए 95 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपके विशंभर दयाल जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अब देखिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार पढ़ाया गया है कि ये जो आपकी महिला साक्षरता है वो आपके कानपुर में है। कहां पर भाई? कानपुर नगर में, जो कि ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अच्छा सबसे कम कहां पर है? सबसे कम आपकी श्रावस्ती में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है? सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला भैया गौतम बुद्ध नगर, इसका ऑप्शन बनेगा बी, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन दिया है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य कौन सा है? चलिए, अरे गंवार मतलब ये नहीं है, हम ग्रामीण बता रहे थे हिंदी के हिसाब से गंवार, क्योंकि उसका तत्सम बन जाता है ना, इसलिए। वैसे आपको पता है कि बहुत ही टैलेंटेड लोग वहां पर रहते हैं, है ना, कृषि में भी आगे, हर चीज में आगे रहते हैं और फिर इतना संगम है ना।
चलिए बताइएगा, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य कौन सा है। चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जो आपका राज्य है इनमें से कौन है 98 में, तो ये भैया उत्तर प्रदेश है। याद रखिए 98 का ऑप्शन बी हो जाएगा। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी देखा जाए उत्तर प्रदेश में आपकी है लगभग। कि प्रख्यात कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म, मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म हुआ ये कहाँ पर हुआ था, जवाब दीजिएगा भाई, है ना। इस क्वेश्चन को भी आपके यूपीपी में क्वेश्चन पूछा गया था, आपके झांसी में। ऑप्शन सी हो जाएगा, आपके झांसी में हुआ था, याद रखिएगा। अच्छा, इन्हें साहित्य में एक नाम दिया जाता है, क्या, दद्दा। याद रखिए साहित्य में इन्हें दद्दा के नाम से जाना जाता है, दद्दा। दद्दा के नाम से जानते हैं तो नोट करिए इस क्वेश्चन को कि साहित्य में दद्दा के नाम से किसे जाना जाता है, तो भैया आपके मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है दद्दा के नाम से, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, आशा किस कार्यक्रम की देन है, आशा किस कार्यक्रम की देन है बताइए। तो भैया ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम, क्या होगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब देंगे। चलिए बी नंबर, डी नंबर, बी नंबर, डी नंबर। देखिए भाई इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर होगा। हमें बड़ा गर्व है कि आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, प्रयास लगभग सभी का आया है, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। अगर आप 5:30 बजे आप सभी का निमंत्रण होगा, 5:30 बजे यूपी जीके देख सकते हैं। यूपी जीके के जितने भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं शाम को 5:30 बजे, वही क्वेश्चन देख सकते हैं कि इस वाले मॉडल पेपर में आपको देखने को मिल रहे हैं। चाहे विशंबर दयाल जी हो, चाहे आपका महिला साक्षरता हो, चाहे वन हो, चाहे कुछ भी हो, यूपी जीके जो इस समय हम आपको पढ़ा रहे हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिल जा रहे हैं। ठीक है, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद सभी को, जय।